ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी चंदन जी, थैंक यू चंदन जी। तो अभी जो है हम बात करेंगे कि यूपीएस का नया गजट जो जारी हुआ है और आपने भी लाइव सेशन में आकर के उस पर थोड़ा डिस्कशन किया, लेकिन आपने बताया कि अभी जो है हमने विधिवत नहीं पढ़ा है और हम आशा करते हैं कि आप जो है विधिवत पढ़ लिए होंगे। तो अब हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर यूपीएस के नए गजट और पुराने गजट जो कर्मचारियों के लिए इम्पोर्टेंट है, उन बिंदुओं पर जो है आप हमें बताने का कृपा करें कि आखिर क्या-क्या बदले हैं। ये गजट है, वो 21 पेज का गजट है चंदन जी। 21 पेज इंग्लिश में है और 21 पेज हिंदी में। आप बताओ कोई 3 घंटे में कैसे समझ सकता है? बड़ा टेक्निकल लैंग्वेज होती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम सबसे पहले प्रायोरिटी पे देखते हैं कि उस संबंध में क्या कहा गया है। हमने वादा किया था, हमारे पास सैकड़ों पैरामिलिट्री के जवानों के फोन आए थे। उन्होंने हमसे कहा था कि पटेल जी हमें 20 साल पर घर जाने दीजिए, ऐसा कुछ करा दीजिए, भले ही पेंशन हमें 50% की जगह 40% मिले। मेरे पास इसके रिकॉर्ड है, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा कि, और मैंने वो रिकॉर्ड बाकायदा ट्विटर पर अपने एक्स पर शेयर किए हैं। जो लोगों ने कहा है उनको डाला है बाकायदा, जो लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किए हैं। तो हमने उनसे कहा था कि मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि वॉलंटरी रिटायरमेंट भले ही सरकार ने 25 साल पे कर दिया है, लेकिन 20 साल में हम सरकार से परमिशन ले लेंगे रिटायरमेंट लेने की, कि अगर कोई 20 साल की नौकरी के बाद जाना चाहता है तो वो चला जाए, भले ही सरकार जो है उसको उसी अनुपात में पेंशन दे दे। तो 25 साल में अगर 50% है तो 20 साल में पहले 40% पेंशन बनी। सबसे बड़ी मुद्दा ये था पैरामिलिट्री, क्योंकि 5 साल पैरामिलिट्री के लिए वो 5 साल नहीं है। पैरामिलिट्री के 5 साल और हमारे 15 साल बराबर है, इतनी कठिन नौकरी है उनकी। तो हमारा टारगेट था कि 10% की पेंशन की कटौती या 10% की पेंशन का नुकसान सेकेंडरी मुद्दा है, पहले ये उनको 20 साल में जाने का मौका मिले। तो वो हमने अभी 2 सितंबर को वो हमने, आपने देखा कि हमने करवा लिया, जो बात हमने कही थी। अब दूसरा मुद्दा ये बचा कि जिस दिन से वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो चाहे 20 साल पे हो, चाहे 22 साल पे, चाहे 25 साल पे, उस दिन से उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि वो घर जाने के बाद बैठेगा थोड़ी, खाएगा कैसे, पिएगा क्या, पहनेगा क्या, ओढ़ेगा क्या? तो उसके लिए मैं फिर कह रहा हूं कि नवंबर से पहले, 9 नवंबर से पहले हमारी कोशिश है कि 9 नवंबर का जो हमारा आंदोलन है जंतर मंतर पर, उस आंदोलन से पहले ही सरकार को पेंशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देनी पड़ेगी। अगर नहीं दिया तो 9 नवंबर का जो आंदोलन होगा, मैं आपसे ये बता रहा हूं कि 31 दिसंबर तक 2025 तक हम उस दिन से पेंशन लेके आएंगे। फिर तीसरा पॉइंट बचा चंदन जी, वो बचा हमारा अंशदान। नहीं तो फिर आप कहेंगे कि भाई हमारे अंशदान का क्या हुआ? फिर हमारा अंशदान बचा। हमने सरकार के साथ प्रस्ताव रखा है कि भाई आप या तो अपने अंशदान को 5 गुना कर दो, जो लमसम अमाउंट आप दे रहे हो उसको 5 टाइम्स कर दो। अगर आप 5 टाइम्स नहीं कर रहे हो तो आप लमसम अमाउंट ले लो, हमें नहीं चाहिए लमसम अमाउंट। हमारा हिस्सा जितना भी बनता है उसमें 10+14 में या 10+10 में या 10+18.5 में जितना मेरा अनुपात बनता है, तो उतने अनुपात से कैलकुलेशन करके मेरा पैसा मुझे वापस दे दो, बस खत्म बात, इतनी सी बात है। आप चलाओ उसको एनपीएस। और मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि ना, कि लोगों को तो समझाने में कि एनपीएस बुरी है, हम लोगों को 2018 तक तो छोड़ दो, 2020 तक समझाना पड़ा लोगों को, यानी 16 साल समझाना पड़ा, 17 साल की एनपीएस खराब है। नहीं तो पढ़े लिखे विद्वान लोग भी हमारे यहाँ कहते थे, इकोनॉमिक्स के मास्टर थे, लेक्चरर थे, मैथ्स के लेक्चरर कहते थे बहुत बढ़िया की पेंशन, अरे एनपीएस की खिलाफत कर रहे हो तुम, गलत है। और फिर देश को समझाने में 16 साल लग गए। अगर कहीं गलती से नरेंद्र मोदी सरकार ने इसी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नहीं कहीं नाम यूपीएस ना रख के अगर ओपीएस कर देते, तो हमको 20 साल और लगते लोगों को समझाने में कि दादा ये ओपीएस नहीं मिली है, ये झूठ है, ये खाली नाम है ओपीएस। लेकिन पब्लिक मानती नहीं जल्दी चंदन जी। हम जानते हैं ना, हम जब सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें पता है कि लोग कितना समझते हैं। टेक्निकल चीजों को लोग नहीं समझते, बस हो हंगामा कर लो कि नहीं 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 हमको हो बहू हो बहू हो बहू।
अरे हूबहू यार कौन दिलाएगा हूबहू बताओ? एक बैठक नहीं, तुम इतनी बड़ी-बड़ी रैली कर लिए चंदन भाई, इतनी लाखों लोगों की रैली। बोले इस बार दिल्ली जाएँगे अक्टूबर में और पुरानी पेंशन लेके आएँगे, हूबहू पेंशन लेके आएँगे। लोग गए पेंशन लेने और अपनी जेब का भी चंदा वहीं दे के वापस गए। जो जेब में था वो भी खत्म हो गया, समझ गए? तो ये देश ऐसा है कि भैया कौवा कान ले गया, किसी ने बोल दिया तो कौवे के पीछे भाग खड़े हुए। पता चले बाद में जब लौट करके आए वापस तो कान तो मौजूद थे और नाक और फूट गई, आँख और फूट गई। तो ये हम इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ते चंदन जी, हम लोगों को पहले ये बताना चाहते हैं अपने शरीर की आँखों के साथ-साथ पहले अपने दिमाग की भी आँखें खोल लो, पहले समझो कि क्या मिला है और क्या मिलना बाकी है। देखो हमारा ट्रैक यही है, हम इसी तरीके से लड़ते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि हमारी लड़ाई सबसे बेस्ट लड़ाई है, हमारा तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, हम ये नहीं कहते। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि देखो मेरे पास एविडेंस है कि हमने इस तरह से लड़ाई की और ये हासिल किया। एविडेंस तो है ना मेरे पास, कागज़ तो है ना सरकार के। और जो ये कहते हैं कि हम यही लेकर के दिखाएँगे, तो वो भी एक कागज़ दिखा दें। कोई एक वार्ता का ही कागज़ दिखा दें, यही दिखा दें कि भैया आपको बुलाया गया था। तो हम तो किसी संगठन की आलोचना नहीं करते, हमारी लड़ाई किसी संगठन, किसी मतलब जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी मीडिया या किसी व्यक्ति से थोड़ी है। हमारी लड़ाई तो सरकार से है। हम सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार से माँग रहे हैं और सरकार को टेक्निकल घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुमने ये बोला था एक देश एक विधान। तुमने ये एनपीएस इसलिए बनाया था ताकि सीपीएफ वालों को भी एनपीएस में शिफ्ट कर दिया आपने, ईपीएस वालों को भी एनपीएस में शिफ्ट कर दिया। आप ही ने तो बनाया था ये कानून एनपीएस ताकि सबको एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाया जा सके। अब आप कह रहे हो कि नहीं, ऑटोनोमस में नहीं जाएगा यूपीएस। अरे ये क्या बात हुई? अब आप कह रहे हो 10 से 14% रहेगा तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। ऑटोनोमस में नहीं जाएगा, पीएसयू में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? क्या एनपीएस के 2 कानून हैं क्या? नहीं है। तो हम इस तरह से घेरने का काम करते हैं। जो सरकार ने लिख के बनाया है, लिखत-पढ़त में है जो नियम, कायदा, कानून, हम उस कानून को चैलेंज करते हैं। ये बताते हैं इस ये कानून अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, यहाँ पर, इस वाले पैरा में, इस वाले अनुच्छेद में। ये कंट्राडिक्टरी है, इसको ठीक करो आप। और फिर जो ये दावा करते हैं, जो कहते हैं ओपीएस, हम कह रहे हैं जब हम सारी चीज़ें दिलवा दें, तो तुम्हारे लिए भी एक हिस्से में चीज़ छोड़ रहे हैं। तुम उसका नाम ओपीएस करा देना और अपनी पीठ थपथपा लेना, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। तो अभी जो है मतलब कितने पॉइंट पर जो है चेंज देखने को मिल रहा है, बेसिकली जो है नया जो है बना हुआ है जो बजट आया है उसमें और पुराने बजट में कितना चेंजेस देखिए, आया? जैसे मोहम्मद बिन तुगलक था ना हिंदुस्तान के इतिहास में, जिसे लोगों ने रक्त पिपासु कहा, जिसे लोगों ने पागल मसीहा कहा, पागल भी कहा, मसीहा भी कहा। तो ये गजट वैसा ही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो नया गजट 2 सितंबर को आया, ये रक्त पिपासु गजट है। लेकिन फिर भी में इसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बेहतरी की तरफ ये गजट चला है। वो मैं एक अच्छाई बताऊँगा और 3 बुराइयाँ बताऊँगा। देखिए जो है, मैं वो उसकी बात करूँगा, जो है नहीं उसकी बात ही नहीं करूँगा। एक अच्छाई ये है कि सरकार ने कहा कि आप 20 साल पे जाना चाहते हो तो जा सकते हो। दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन ये आधी-अधूरी जंग है, जीती गई। 20 साल में जाने का मतलब है 20 साल में अगर जा रहा है तो आप ये भी बोलो साथ में कि उसी दिन से आपको पेंशन मिलेगी। ये तो 20 साल वाली जो उन्होंने दे दी, तो आधी-अधूरी थी। तो अभी ये फिर भी मैं कहूँगा कि सरकार एक स्टेप आगे बढ़ी। ये तो तय है। आप देखिए 19 मार्च को गज़ट आया, पहले चंदन जी समझिए, 19 मार्च को सरकार ने यूपीएस का गज़ट निकाला। 19 मार्च के बाद 18 जून को उसी यूपीएस के गज़ट में हमने डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओपीएस का विकल्प लागू करवा लिया। हमने बोला था करा लेंगे 2-3 महीने में, बोला था। बिल्कुल, और बिल्कुल, उसी बिल्कुल। 18 जून को हमने यूपीएस में, क्योंकि लोग कह रहे थे कि नहीं-नहीं इसमें ग्रेच्युटी नहीं है, ग्रेच्युटी नहीं है, तो हमने कहा इसका अलग से आदेश निकलवा देंगे। क्योंकि ग्रेच्युटी पहले से ही थी। हम ये नहीं कह रहे हमने करवा दिया, पहले से थी, लोग समझ नहीं रहे थे। तो हमने रिक्वेस्ट करी कि आप एक अलग से मेमोरेंडम निकाल दीजिए, क्लैरिफिकेशन हो जाए लोगों को, खत्म बात। 18 जून को दोनों चीज़ों का क्लैरिफिकेशन निकल गया, मेमोरेंडम निकल गया। ग्रेच्युटी का और डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओपीएस का। अब फिर 24 अगस्त आई, 1 साल होने पर। 24 मतलब 24 अगस्त 2024 से लेके 24 अगस्त 2025 तक। और 25 अगस्त को एक नया फ़ॉर्मूला आ गया। नया फ़ॉर्मूला ये आया कि अच्छा ठीक है, अगर आपको लगता है कि यूपीएस से एनपीएस ही बढ़िया है,
तो एक बार रिटायरमेंट से पहले आप फिर से यूपीएस से एनपीएस में वापस स्विच कर सकते हो। ये नहीं था, ये हमने करा लिया। अब 2 सितंबर को ये गजट आ गया कि भाई 20 साल में आप जाना चाहते हो तो 20 साल में चले जाना। अब मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत जल्द 20 साल में और 25 साल में जो जब जाना चाहे 20 साल के बाद जब भी जाएगा उसी दिन से उसको पेंशन मिलनी शुरू होगी, ये तय है। ठीक है, इस पर सरकार पर इतना दबाव है। सरकार भी अब आजकल कोई ऐसी सरकारें है नहीं कि सारी मांगे एक साथ मान जाए, धीरे-धीरे ट्रैक पर लाना पड़ता है। तो हम तो देखो इसी तरीके से लड़ पाते हैं, इस तरीके से हमें हमें ये भी है कि हमने 10 साल में कुछ-कुछ हासिल किया है हर बार। तो इसके बाद सरकारी कर्मचारी का अंशदान वापस मिले ब्याज सहित बिल्कुल जैसे जीपीएफ में मिलता था। उस पर हमारा फोकस है और उसके लिए हमने 2 कार्यक्रम निर्धारित भी कर रखे हैं, 1 अक्टूबर को भी और 9 नवंबर को भी। लोगों का साथ मिलेगा तो हम 31 दिसंबर तक दोनों चीजें ले आएँगे। साथ नहीं मिलेगा तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। समझ रहे हैं? तो जो ला बिल्कुल, पाए बिल्कुल। वो दिला दें। हम कौन-सा मना कर रहे हैं? ये देश है, ये तो आज़ादी की लड़ाई भी चंदन जी, गरम दल, नरम दल, धर्म दल, पता नहीं कौन-कौन से दल लड़ रहे थे। महिला दल, बजरंग बिल्कुल। दल, ये दल, वो दल, बहुत सारे दल लड़ रहे थे। लड़ रहे हैं, यहाँ भी लड़ रहे हैं। जी। तो कुछ सवाल थे, जैसे लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा क्लियर कर दीजिए। जैसे यूपीएस में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 10 साल की सेवा के बाद हुँ, वीआरएस लेता है, या तो हुँ, 10 साल की सेवा के बाद मान लीजिए 50 साल पर ही उसका नौकरी लगा और 60 साल पर रिटायर हुआ। 10 साल के हुँ, सेवा के बाद वो हुँ, रिटायर होता है, तो दोनों में क्या हुँ। अंतर है? मतलब सुविधाओं में कितना अंतर होगा? बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। चंदन जी, पहली बात तो ये जान लीजिए कि कोई भी आदमी, मैं अभी ओपीएस की बात कर रहा हूँ। कोई भी आदमी अगर वो ओपीएस में है, मान लो कोई ओपीएस में है, हमारे देश के बहुत सारे लोग ओपीएस में हैं। कोई भी व्यक्ति अगर 20 साल से पहले नौकरी छोड़ता है, तो उसको रेज़िग्नेशन कहा जाता है, इस्तीफ़ा कहा जाता है। उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं कहते। 10 साल के बाद कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं होता। 10 साल पता है क्या होती है? कि 10 साल क्वालिफाइंग सर्विस होती है। अगर आपकी सेवाएँ 10 साल से कम हैं, तो आपको सरकारी नौकरी के या पेंशन के कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ये होता है। पेंशन के लिए पात्रता है 10 साल की सेवा, ज़रूरी है। 10 साल की सेवा के बाद अगर आप रिटायर हो जाते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि कोई आदमी 50 साल की नौकरी में आया और तो वो 10 साल बाद रिटायर हो जाएगा, ऑब्वियस है 10 साल के बाद हुँ। रिटायर हो जाएगा क्योंकि 60 साल का हो जाएगा। तो ऐसे केस में उस आदमी को पेंशन का लाभ मिलेगा क्योंकि उसकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल पूरी हो गई। अगर वो 51 साल की उम्र में नौकरी में आता या साढ़े 50 साल की उम्र में नौकरी में आता ओपीएस में, तो वो साढ़े 9 साल बाद रिटायर हो जाता, तो उसको पेंशन नहीं मिलती। समझ गए आप? ज़ीरो पेंशन होती है ओपीएस में। एनपीएस में ऐसा नहीं होता है, एनपीएस में कॉर्पस बेस्ड पेंशन है। जो भी कॉर्पस है, वो चाहे ₹200 पेंशन बने, चाहे 2000 बने, चाहे 20,000 बने, लेकिन पेंशन बनेगी, ज़ीरो नहीं होती। ज़ीरो तब होगी जब कॉर्पस ज़ीरो होगा। अगर आपने पैसा ही नहीं कटवाया, 10 साल तक हुँ। नौकरी कर लिए तो कोई कॉर्पस नहीं, कॉर्पस नहीं तो पेंशन नहीं। क्लियर? तो एक तो बात हो गई है। फिर 20 साल के बाद सरकार ने कह रखा था कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके घर जा सकते हैं। 20 साल की अगर नौकरी पूरी हो गई, आपने वॉलंटरी ले लिया, तो आपको 50% पेंशन मिलती थी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम था। तीसरी बात, आपको अगर 56 जे 1 में यानी कि जबरिया रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट किसी भी दोष में मतलब बिना पेनल्टी लगाए हुए, अगर आपको सरकार हटाती है या कहीं एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो सरकार सबको रिटायर कर देती है। ऐसे केस में सरकार फुल पेंशन देती थी। ठीक है? ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर 20 साल की नौकरी में मान लीजिए क्वालिफाइंग सर्विस हो गई, कोई मान लीजिए कि 11 या 12 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुआ या मान लीजिए कि 15 साल के उसमें आया, मान लीजिए कोई कोई आया 45 साल की उम्र में नौकरी में आया और ओपीएस में है, चंदन जी। ओपीएस वाला 45 साल की उम्र में नौकरी में आया तो वो 15 साल बाद रिटायर हो जाएगा। तो उसे 15 साल में 50% पेंशन नहीं मिलती है, उसी अनुपात में मिलेगी, उसी रेशियो में मिलेगी। अगर 20 साल में 50% तो 15 साल में 20 गुणे 15 बटे वो 50 गुणे 15/20 निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है, निकल आएगा। हुँ। जो कुछ 25-30% पेंशन बनेगी वो मिल जाएगी उसको। ये तरीका होता है। ऐसे ही यूपीएस में है, यूपीएस में 25 साल में 50 कर दिया, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि वो 25 की जगह 20 कर दे सरकार।
20 कर देगी तो लोगों को फायदा हो जाएगा, क्योंकि जो बेचारे पेंशन के लिए तरस रहे ना, उनकी संख्या और उनका जो स्केल है, लेवल है, वो लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 के बीच लोग उसमें ज़्यादा है। उनकी तो सैलरी भी कम है, उनका कॉर्पस भी कम है, और अगर 25 साल में आप 50% कंसीडर करोगे, तो बेचारों की 15-15 साल में जो रिटायर हो रहे हैं, उनकी 30% बनेगी। उनकी तो बेसिक भी 50,000 नहीं है, तो 50,000 भी अगर बेसिक है तो 30% कितना बना? 15,000 तो बना। 15,000 प्लस डीए बना उनको, 15,000 डीए प्लस 15, 12, 27,000 बना, है ना? अब वो भी लास्ट बेसिक का ले नहीं रही है सरकार, 12 महीने का एवरेज ले रही है, तो उससे भी उनको नुकसान है। तो इसलिए हमारा फोकस है कि 25 की जगह सरकार 20 साल में ही 50% कंसीडर करे। ये है। जब सरकार इतने नियम बना सकती है, जजों को वन रैंक वन पेंशन के हिसाब से पेंशन दे सकती है, तो ये कर दे, लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक को तो कम से कम राहत दे दे। उनको तो कह दे, दादा तुम गरीब हो, तुम्हारे साथ बहुत समस्याएँ, और तुम्हारे लिए हम खोल रहे हैं 20 साल में, जो रिटायर हो गए उन सबके लिए 20 साल में। और जो रिटायर नहीं होंगे या इतने साल के बाद होंगे, तब से हम देखेंगे, आगे आने वाले समय में हम 25 साल कर देंगे, अब जो नई भर्ती होगी उसके लिए कर दो। जो भर्ती हो चुके हैं, रिटायर होने वाले हैं, उन पर 25 साल की बंदिश ना लगाई जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति 20 साल से पहले वीआरएस लेता है, तो उसका नहीं रिजाइन ले माना सकता, जाएगा। वॉलंटरी नहीं ले सकता, 20 साल से पहले ले ही अगर नहीं सकता। हाँ, इसका मतलब वो रिजाइन रिजाइन के रिजाइन मतलब वो माना लेता। जाएगा, रेजिग्नेशन माना जाएगा, इस्तीफा। और इस्तीफा देने पर केवल आपको क्या मिलेगा कि ग्रेच्युटी मिल जाएगी, ठीक है ना? पेंशन नहीं मिलती, ग्रेच्युटी मिल जाएगी, लीव इनकैशमेंट मिल जाएगा, कुछ एक चीजें मिल जाती हैं, बाकी चीजें नहीं मिलती। तो ये वीआरएस लेने पर ग्रेजुटी मिलता है, फुल मिलता है, नहीं तो क्या सब मिलता है मिलेगा। इसमें? वीआरएस लेने पर, वीआरएस इज अ टाइप ऑफ रिटायरमेंट। देखिए, रिटायरमेंट में हमेशा बोलता हूँ 3 तरह का रिटायरमेंट होता है। एक वॉलंटरी, जो आपको 20 साल की नौकरी पे मिलता है। आप अगर लेना चाहो तो 20 साल से पहले नहीं ले सकते। सरकार आपको कभी भी रिटायर कर सकती है, जिसे 56J1 कहते हैं। उसमें 56J में बहुत सारे क्लास हैं। आपको 20 साल से पहले भी कर सकती है, 20 साल के बाद भी करती है। और तीसरा है सुपर एन्युएशन, यानी कि जो डेट आपकी सर्विस बुक पे लिखी है, 60, 62 या 65 जो भी है, उसे कहते हैं सुपर एन्युएशन। तो इन केस में ही केवल आपको पेंशन के बेनिफिट मिलते हैं, इससे पहले नहीं मिलते। तो अगर मान लीजिए कुछ लोगों का सवाल ये है कि अगर कर्मचारी जो है अपना अंशदान निकाल लेता है यूपीएस में, अगर वो पूरा अपना अंशदान निकाल लेता है, तो उसे पेंशन के रूप में कितना % पेंशन बनेगा, जबकि बहुत वो बार कर्मचारी मान मैंने, लीजिए 20 से 25 साल की नौकरी करता है? हाँ, चंदन जी, मैंने इस सवाल को बहुत बार लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, कर्मचारी भी इसको समझ नहीं पा रहा है। देखिए, 2 क्लास है। अगर आपकी नौकरी 25 साल से ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप 50% पेंशन के हकदार हैं। 50% से ज़्यादा तो ओपीएस में भी नहीं थी, ना यूपीएस में है। अब समझिए, मान लीजिए आपकी 25 साल से ज़्यादा की नौकरी हो गई और आप रिटायर हो गए, और आप चाहते हैं कि जो यूपीएस में जो आपका अंशदान है, यानी हर महीने जो 10% सैलरी का आपका कटा है, वो ब्याज सहित आपको वापस मिल जाए। अगर वो पैसा आप पूरा-पूरा निकाल लेते हो, वो चाहे लमसम मिला के निकाल लो और चाहे वैसे निकाल लो। अगर आप अपना हिस्सा, जैसे सरकार कुछ लमसम देगी और कुछ वहाँ से निकाल लो। अगर आप अपना हिस्सा पूरा निकाल लेते हो, तो जो पेंशन 50% बननी थी, वो 50 की जगह 30% बनेगी। कितना नुकसान हुआ चंदन जी? 20%। 20%। समझ गए ना? जिसकी नौकरी कम है 25 साल से, उसका ज़्यादा नुकसान है। क्लियर? अगर नौकरी कम है 25 साल से, तो उसका नुकसान फिर 20% से बढ़ जाएगा। जितने साल नौकरी कम है, उसका डबल परसेंट और कर दीजिए और जोड़ते जाइए। मान लीजिए किसी की 25 की जगह 24 साल की नौकरी है, ठीक है ना? तो फिर वो और कम हो जाएगा, 30% से भी नीचे आ जाएगा। 20 ही साल नौकरी है तो और नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे केस में फिर वो अगर किसी की नौकरी 20 ही साल है और उसने अपना पूरा कॉर्पस निकाल लिया, तो उसके पास पेंशन 16-17% बचेगी। अच्छा जी। जिसका सर्विस ऑफ लेंथ जो है 30 साल, मतलब 25 साल से ज्यादा, 30 से 35 साल है, मान लीजिए मेरी नौकरी 30 साल की है, अब बताइए। और 25 साल पर सरकार जो है 50% पेंशन देने की बात कर रही है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मेरी नौकरी 30 साल की होनी है और मैं 25 साल की पूरी करके वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लूं, हाँ, तो क्या होगा? हाँ, वही पूछ रहा हूँ। हाँ, तो 50% पेंशन मिलेगी। अभी तो नियम यही है, 50% पेंशन मिलेगी लास्ट बेसिक का,
लास्ट बेसिक मत कहिए उसको, 12 महीने की एवरेज बेसिक जो होगी, तो उसका 50% मिलेगी उसको, जो भी उसका है 12 महीने का एवरेज, यही नियम है। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि वो 5 साल के बाद देना शुरू करेंगे, ये दिक्कत है। और 5 साल बाद जब देना शुरू करेंगे तो बेसिक आपका 5 साल पुराना रखेंगे, ये प्रॉब्लम है। ये तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, 1 आध महीने में सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस पर सबसे ज़्यादा हमारा फ़ोकस है कि उसी दिन से दिया जाए, तो उम्मीद है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आखिरी और अंतिम सवाल जो है हम आपसे जाते-जाते ये पूछना चाहेंगे कि क्या कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होना चाहिए? ये बड़ा बड़ा मतलब क्या मैं कहूँ इस सवाल का, ये थोड़ा-सा इर्रेलेवेंट सा सवाल है। देखिए, मैंने एक कैलकुलेटर जारी किया था, हमने उसको 25-30 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट रखा। भई, मैं एक्सपर्ट हूँ कैलकुलेशन का, मैं साइबर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, प्रोग्रामिंग का एक्सपर्ट थोड़ी हूँ मैं इंजीनियर नहीं हूँ। हमारी टीम ने मिल करके हमने जैसे दिशा निर्देश दिए, समझाए, उस हिसाब से कैलकुलेटर बनाया। वो लोगों के लिए इसलिए बनाया ताकि आप उसको देख सकें कि आपके रिटायरमेंट पर अगर आप एनपीएस में बने रहे, तो क्या कितना पैसा मिलेगा और कितनी पेंशन मिलेगी। अगर आप यूपीएस में स्विच कर गए, तो कितना पैसा मिलेगा और कितनी पेंशन बनेगी। और अगर आपको ओपीएस मिल गया, तो कितना पैसा मिलेगा और कितनी पेंशन मिलेगी। ये हमने कैलकुलेटर बनाया था, बहुत आसान सा। मुझे लग रहा है पूरे हिंदुस्तान में अभी भी उससे बेहतर कैलकुलेटर नहीं है, क्योंकि हम एक कर्मचारी हैं, हमको पता है कि हमें क्या चाहिए। हुँ। जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, वो तो बड़ा लेंदी बनाते हैं। तो हमने वो कैलकुलेटर बनाया था, उसको 26,000 लोगों ने, आज से 1 डेढ़ महीने पहले मैंने देखा था उसको, 26,000 लोगों ने उसको चेक किया। फिर इतने लोगों के चेक करने के बाद, फिर जो उसके डेवलपर थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, तो हमारी हमारी डील पहले थी कि हम उसे 1 महीना तक फ्री रखेंगे, उसके बाद आप चाहें उसका जो करो। तो 1 महीना 25-26 हमने खूब उसका प्रचार-प्रसार भी किया कि आप एक बार देखो तो उसको चला करके। फिर उसको 25-26,000 लोगों ने देखा, उसके बाद हमारी जो डील थी कि हमने वो उनको हैंडओवर कर दिया। अब वो मतलब जो है उनका ₹50 का चार्ज उन्होंने रखा हुआ है कि एक बार पेमेंट करने पर आप चाहे 1000 बार देखो उससे, या 1000 लोगों को दिखा दो, इससे कोई दिक्कत नहीं उनको। तो एक ही आदमी चाहे 500 लोगों को दिखा दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ₹50 का चार्ज पे अभी उस इस समय है। तो हमने वो इसलिए बनाया था कि देखिए, ओपीएस के 2 रास्ते हैं बहाली के। एक एनपीएस यूपीएस खत्म करके, और एक जैसे एनपीएस से हम यूपीएस तक आए और इसमें फिर कोई बदलाव हो जाए और वो ओपीएस ही बन जाए। तो 2 रास्ते हैं। अब एनपीएस को अगर खत्म करके ओपीएस हो सकती, तो हो गई होती, 2023 अक्टूबर में ही हो जाती, समझ गए? और वो 24 के लोकसभा चुनाव में भी नहीं हुआ। 2019 के भी लोकसभा चुनाव में कुछ लोग दंभ भर रहे थे कि हम 2019 के चुनाव में सरकार गिरा करके बहाल करा लेंगे। फिर वही दंभ भरने लग गए कि भैया 2024 में कर देंगे। हम सारे लोग साथ में थे, हुआ नहीं, अब सरकार बदली नहीं। अब कहेंगे कि हम 27, 28, 29 में बदल देंगे। तो ऐसे तो जितने नहीं रिटायर हुए वो भी बेचारे रिटायर हो जाएँगे। उनको भी कुछ नहीं मिलेगा, दाने-दाने के मोहताज हो जाएँगे वो भी। पब्लिक यहाँ क्या है ना, यहाँ लोग सेंसिटाइज़ करके लोगों के इमोशंस को कैश कराते हैं। हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी और सबसे बुरी परंपरा है कि जब किसी मुद्दे के साथ आदमी तन, मन, धन से जुट जाता है, तो उसमें फिर कुछ लोगों को धन ही इम्पोर्टेंट लगने लगता है। सोचते हैं कि अगर मुद्दा खत्म हो गया तो मेरी राजनीति कैसे चलेगी? तो इस देश में कुछ लोगों के लिए मुद्दे बने रहने बहुत ज़रूरी हो गए। तो वो हमने इसलिए बनाया था कि आप एक बार देख सको उसको, अच्छे से समझ लो कि अगर हम एनपीएस से यूपीएस तक आए हैं, तो हम 2 अमेंडमेंट और करवाएँगे और वही यूपीएस पूरी की पूरी ओपीएस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसी नाम में भले ही, बनी रह करके भी। तो ये इसलिए हमने बनाया था। अब लोगों का क्या है कि अब देखना चाहें तो देख ले, मेरे पास लगभग 2-4 मैसेज हर रोज़ आते हैं। वो बोलते हैं कि हमने देखा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे उसको समझें। तो बड़ा सिंपल सा है, किसी दिन आपके साथ अगर आपके पास टाइम होगा तो किसी दिन लाइव समझा देंगे, हम उसको ऑन करेंगे, या अगर आप स्क्रीन पे चला सकते हैं तो मैं अभी चला देता हूँ, अभी बता देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो मैं उसको चला करके दिखा दूँगा, सिंपल है, बेसिक सैलरी अपनी भरनी है उसमें, डीए का कॉलम आ जाएगा, जितना परसेंट डीए चल रहा है उतना सेलेक्ट कर लेना है। सर्विस लेंथ टोटल कितने दिन की होगी, कितने साल की होगी रिटायरमेंट तक, 20 साल की, 22 साल की, 21 साल की, 24, 25, 26, 27 वो कॉलम आ जाएगा। आप स्क्रॉल करेंगे उतना भर देंगे। और एनपीएस में आज की डेट में कितना पैसा है, 10,512 है तो 10,512 लिखो। 1,02,390 है तो 1,02,390 लिखो और उसे फिर कैलकुलेट कर दो।
कैलकुलेट करने के बाद दो टेबल आ जाती हैं, एक 60% पर जो डिफ़ॉल्ट टेबल है जैसा सरकार दे रही, और हमने एक नई टेबल बनाई है 40% पर। 40% पर इसलिए बनाई है ताकि आप ये समझ सको कि अगर आप अपना हिस्सा निकालते हो पैसे का, तो ओपीएस के कंपैरेटिवली वो हमने टेबल बनाई है। अगर ओपीएस होता तो भी इतना ही पैसा मिलता है, एनपीएस है तब भी हम इतना ही पैसा निकाल रहे हैं, और यूपीएस है तो भी हम उतना ही पैसा निकाल रहे हैं जितना कि मेरा है। तो वो तो हो गया जीपीएफ पैसा। फिर कितनी पेंशन बनेगी, ये हमने दिखाया, एनपीएस में कितनी बनेगी, यूपीएस में कितनी बनेगी और ओपीएस में कितनी बनेगी। और इसके अलावा चूँकि एनपीएस में आपको पैसा भी मिल सकता है जिस पैसे की आप एन्युटी लेते हैं, वो दिखाया। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, बहुत आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। लोगों को चाहिए कि पहले देखते, फिर समझते कि लड़ाई बची कितनी। तब आपको आसानी से समझ में आएगा कि 10% बची या 15% बची या 20%, क्योंकि 20% से ज़्यादा लड़ाई हमारी बची नहीं है। 80% तो हम जीत चुके हैं, 20% बची है, वो इसी रास्ते से, जिस रास्ते से हम यहाँ तक पहुँचे, इसी रास्ते से उसको भी हल कराएँगे। तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज बहुत चंदन अच्छा जी, लगा। एक बात और कहूँगा, भई आपके माध्यम से भी कहूँगा, आपके प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़ा हूँ। 1 अक्टूबर को विशेष कैंपेन चला रहे हैं। 2 ही एजेंडा है अभी, 8वां पे कमीशन और ओपीएस। उसको लेकर के हम लोगों ने सोचा है पूरे देश में बैलून छोड़ेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से, कि भैया आप देखो 8वें पे कमीशन की आपने वादा किया था, उसपे लिखेंगे क्या हुआ तेरा वादा, वादा तेरा वादा, ठीक है? तो वो करेंगे हम कैंपेनिंग, पूरे देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप कुछ ना करो, अपने घर से खाली 4 गुब्बारे ले लो, ₹10 से ऊपर का गुब्बारा नहीं मिलेगा हाइड्रोजन का, और उसपे लिख दो क्या हुआ तेरा वादा ओपीएस 8वां पे कमीशन, और उसको अपने घर से बच्चों के हाथ में दे दो और छोड़ दो, चला जाएगा वो। बस इतना करना है, पूरे देश में 4-4 गुब्बारे हम सभी छोड़ सकते हैं, 2-2, 3-3 गुब्बारे हम सभी छोड़ सकते हैं। वो मोदी जी तक अपना फ़ोटो डाल दो बस सोशल मीडिया पे खींच करके, या वीडियो डाल दो। वो कैंपेनिंग हमें करनी है, और उसके बाद हम 9 नवंबर की जो रैली कर रहे हैं, उसके लिए मेरी सभी से अपील है कि बढ़-चढ़ करके उसमें प्रतिभाग लें। हमने जब-जब रैली की है, तब-तब हमने सरकार के साथ टेबल टॉक किया है, और तब-तब हम कुछ न कुछ लेकर के आए हैं, और इस बार भी अगर आपका साथ रहा, तो हम दोनों चीज़ें लेकर के आएँगे, कर्मचारी अंशदान भी, और रिटायरमेंट के दिन से, वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन की शुरुआत। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद जी।